हेलो एवरीवन। हम लोग आज बात करेंगे 2022 का पीवाईक्यू सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। ये किस सब्जेक्ट का पीवाईक्यू सॉल्यूशन होगा? कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग मटेरियल्स का। ये क्वेश्चन पेपर जो है आपके 8 सेमेस्टर बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी यानी BU 8 सेमेस्टर का ये क्वेश्चन पेपर है। अभी हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देखते हैं। तो ये हमारे सामने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? जिप्सम इज यूज्ड एज एन एडमिक्सचर इन सीमेंट ग्राउट्स फॉर। सीमेंट ग्राउट्स में जिप्सम को किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है? एक्सिलरेट द सेटिंग टाइम, एक्सिलरेशन के लिए, या फिर रिटार्डिंग द सेटिंग टाइम को कम करने के लिए, या फिर इंक्रीजिंग द प्लास्टिसिटी, रिड्यूसिंग द ग्राउट श्रिंकेज। किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है इस चार ऑप्शन में से? तो मुझे जो बेस्ट ऑप्शन लगता है वो कौन सा है? ऑप्शन 2। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। ठीक है। अब यहाँ से आपको एक बात बताते हैं। जैसे हमारा जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसमें अगर आपको ये लगता है कि नहीं इस क्वेश्चन का ये आंसर होगा या कुछ और आंसर होगा, तो आप मुझे जो है कमेंट सेक्शन या किसी अदर सोर्स से आप मेरे तक ये बात पहुंचाइए। अगर आपका प्रूफ वैलिड रहा तो हम उस पर चर्चा जरूर करेंगे। ठीक। बाकी मुझे जितना सही लगता है मैं अपने हिसाब से सारा आंसर बता रहा हूँ, क्योंकि अक्सर होता है ना कि अलग अलग जगह अलग अलग आंसर होता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मुझे जो सही लगता है मैं वही आंसर बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन क्या है? द प्रॉपर साइज ऑफ मोल्ड फॉर टेस्टिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट इज। सीमेंट को टेस्ट करने के लिए प्रॉपर मोल्ड का साइज जो होगा वो क्या होगा? 7.05, 10.05, 15 सेंटीमीटर। एक चीज देखिएगा, आपको यूनिट क्या दिया हुआ है, यहाँ सेंटीमीटर में पूछा है, कहीं कहीं हमारा में पूछता है। ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो बेस्ट आंसर होगा वो क्या है? 7.05 सेंटीमीटर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। आपसे क्या कह रहा है? अच्छा, एक और बात, अगर आपको हमारा ये PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल से ये चीज़ आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक और बात, आपको जो है वीडियो का डिस्क्रिप्शन खोल के जरूर देखना चाहिए। वहाँ आपके काम का बहुत सारा लिंक या मटेरियल अवेलेबल होगा जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, जैसे टेलीग्राम का लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक। तो वहाँ से आप PDF वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। या डिस्क्रिप्शन में कुछ उस तरह का चेंज होगा तो वो भी अपडेट वहाँ पे मिल जाएगा आपको। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? इन सीमेंट्स जनरली द इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 14 डेज टू 28 डेज। 14 से 28 डे के बीच में हमारा जो है कौन स्ट्रेंथ बढ़ाता है? तीन चार ऑप्शन है, C3S, C2S, C3S, C4F। ये चारों जो है एक्चुअली हमारा क्या, बोक्स कंपाउंड है। ठीक है। तो इसमें से जो सबसे बेस्ट हमको लगता है वो क्या है? C3S लगता है। आपको लग रहा होगा कि ये तो हमारा जो है 7 दिन का स्ट्रेंथ देता है, लेकिन नहीं, उसके बाद भी हमारा जो है ये जो स्ट्रेंथ आता है उसमें इसका बहुत बड़ा योगदान रहता है। ठीक। तो इसका बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा? C3S हो जाएगा इसका बेस्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? फाइननेस ऑफ सीमेंट इज मेजर्ड इन द यूनिट्स ऑफ। फाइननेस जो है सीमेंट का वो किस यूनिट में नापा जाता है? वॉल्यूम बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, एरिया बाय मास, मास बाय एरिया। तो ये चार ऑप्शन है। फाइननेस हम लोग नापते हैं किसमें? एरिया बाय मास से। ठीक है। इसका आप देखिएगा यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर पर केजी इस तरह से यूनिट होगा। तो इसको हम लोग कैसे नापते हैं? एरिया बाय मास में नापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? द स्टील यूज्ड इन आरसीसी वर्क। आरसीसी वर्क में जो हम लोग स्टील इस्तेमाल करते हैं कौन सा? स्टेनलेस स्टील, माइल्ड स्टील, हाई कार्बन स्टील, रॉट आयरन। तो आपको तो पता है माइल्ड स्टील, आप पढ़े होंगे आरसीसी में ये सब चीज थोड़ा डिटेल में ही। आंसर क्या हो जाएगा? माइल्ड स्टील। अगला क्वेश्चन क्या है? लाइम मोटर इज जनरली मेड विथ। लाइम मोटर जनरली किसके साथ मिलाया जाता है? ठीक है। क्विक लाइम के साथ, फैट लाइम के साथ, हाइड्रोलिक लाइम, व्हाइट लाइम। इसमें जो है आंसर हमें जो सबसे बेस्ट लग रहा है वो हाइड्रोलिक लाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड पर क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक मशीनरी। अगर आप ब्रिक मशीनरी का काम करते हैं तो 1 क्यूबिक मीटर में कितना ईटा लगेगा? तो ये तो फिक्स है भैया, 500 ही होगा इसका आंसर। ठीक है। कंपटीशन सब में सब क्वेश्चन खूब पूछता है। अगला क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज कंडक्टेड टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ हार्डन्ड एग्जिस्टिंग कॉन्क्रीट। हार्डन्ड एग्जिस्टिंग कॉन्क्रीट का स्ट्रेंथ डिटरमाइन करने के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? बुलेट टेस्ट, केली बॉल टेस्ट, रिबाउंड हैमर टेस्ट। तो सबसे बेस्ट जो है यहाँ पे क्या है? रिबाउंड हैमर टेस्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे। आई नंबर देखिए, द श्रिंकेज ऑफ कॉन्क्रीट डिपेंड्स अपॉन। हमारा जो कंक्रीट है उसका श्रिंकेज किस पे निर्भर करेगा? रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे करेगा, या फिर पासेज ऑफ टाइम पे करेगा, अप्लाइड स्ट्रेस पे, या फिर दोनों पे? कौन कौन सा? ऑप्शन 1 और 2 दोनों पे। तो हमारा जो श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट है ना वो दोनों पे डिपेंड करता है। किस पे? रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एटमॉस्फेयर पे भी और पासेज ऑफ टाइम पे भी। जैसे जैसे टाइम बीतता है तो हमारा श्रिंकेज पे भी असर पड़ता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इफ एग्रीगेट साइज ऑफ 50 mm से 40 mm, ठीक है,
If aggregate size of 50 mm to 40 mm is to be tested for determining the proportion of elongated aggregates, the slot length of gauge should be। आपको इस क्वेश्चन में स्लॉट लेंथ निकालने के लिए कहा गया। आपको जानकारी के लिए हम बता दें, स्लॉट लेंथ का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, स्लॉट लेंथ ऑफ गेज का जो फॉर्मूला है वो हमारा क्या है, ये होता है 1.8 इंटू मीन साइज ऑफ एग्रीगेट, साइज ऑफ एग्रीगेट। ठीक है, तो इसके अनुसार हम लोग कैलकुलेट करते हैं, 1.8 से गुना करना होगा। कहीं कहीं आप देखिएगा 1.5 से भी गुना कर देता है, तो नहीं, आपको 1.8 से गुना करना है। मीन साइज क्या हो जाएगा, 50 mm से 40 mm के बीच में, तो इसका मीन कैसे निकालेंगे, 50 + 40/2। बात समझ गए, 50 40 90/2, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 90/2 कितना होता है, 45। 1.8 इंटू 45, कैलकुलेटर में इसको कैलकुलेट कीजिए तो मेरा जो आंसर आता है वो 81 mm आता है। इस क्वेश्चन में हमारा सबसे बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा, 81 mm हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका कुछ और आंसर आता है तो आप कमेंट सेक्शन या किसी और सोर्स से आप हम मेरे तक बात पहुंचाइए, हम देखते हैं कि आपका क्या आंसर आता है। चलिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो वो मेरा लॉन्ग आंसर है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, इसमें से 8 में से आपको कोई 4 लिखना होता है। एक और बात आपको हम बताते हैं, ये जो हमारा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है इसको हम क्या किए हैं, बहुत ज़्यादा डिफाइन या बहुत ज़्यादा डिटेल में आंसर नहीं लिखे। क्यों नहीं लिखे, क्योंकि आपको याद करने में बहुत दिक्कत होता है, आपको जो है याद करने में बहुत दिक्कत होता है। तो उस वजह से हम क्या रखे, एकदम शॉर्ट में रखे हैं आंसर को, और इजी भी बना के रखे हैं, और एकदम सिंपल लैंग्वेज है, ताकि आप एक बार यहाँ से समझ के जाइए। एग्जाम में तो आपको अपने से बना के आंसर लिखना होगा, एक एक चीज तो आप रट नहीं सकते। इसलिए हम जो है, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिर्फ वही बताया, आपको एग्जाम में खुद से आंसर बना के और लंबा चौड़ा लिखना होगा, नहीं तो क्या होगा, आंसर हमारा क्या करता है, साइज के अनुसार नंबर मिलता है। बात समझ रहे हैं, लेकिन आपको हम यहाँ पे क्या बताएं, सिर्फ की पॉइंट जो कि एकदम इंपॉर्टेंट है, आप उसको याद करके जाइए और एग्जाम में उसी को बना चढ़ा के लिखिए और नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं। इसमें आपको 4 चीज डिफाइन करना है, पहला सेडिमेंट्री रॉक, फिर कोटा स्टोन, फिर हैंड मोल्डिंग और रूफिंग टाइल्स। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हम लोग। पहला हमारा जो सेडिमेंट्री रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनता है, तो ये इसके बारे में लिखना है, मतलब सेडिमेंट्री रॉक के बारे में लिखना है। तो इसमें हम लोग 4 लाइन लिख चुके हैं। पहला ये बनता कैसे, डिपोजिशन और सीमेंटेशन। सेडिमेंट्री रॉक हमारा कैसे बनता है, डिपोजिशन और सीमेंटेशन ऑफ पार्टिकल्स इन वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज में डिपोजिशन और सीमेंटेशन ऑफ पार्टिकल की वजह से बनता है। इसमें हमारा जो है लेयर बनता है। ठीक है, और इसमें हमारा क्या होता है, लेयर के रूप में बना रहेगा, और फॉसिल्स भी इसमें होता है। ये हमारा यूनिफॉर्म होता है और फाइन ग्राउंडेड होता है। ये चीज एकदम इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, यूनिफॉर्म और फाइन ग्राउंडेड। साथ साथ इसका एग्जाम्पल आप लिख दीजिएगा, नंबर मिल जाएगा आपको। क्या एग्जांपल है, सेडिमेंट्री रॉक का सैंड स्टोन, ऐसे सेडिमेंट्री ऐसे सैंड। ठीक है, सैंड स्टोन हो गया तो इसी से मिलता जुलता लाइम स्टोन हो गया, उसके बाद जिप्सम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या हमारा, कोटा स्टोन। कोटा स्टोन देखिए क्या है, ये एक तरह का खास किस्म का स्टोन है जो कहाँ पाया जाता है, कोटा शहर, जहाँ के आप नाम सुने होंगे, जहाँ IIT JEE नीट सबका तैयारी होता है। कोटा राजस्थान शहर में ये जो है खास तरह का स्टोन पाया जाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोटा स्टोन कहते हैं। ये हमारा कौन सा कैटेगरी का स्टोन है, फाइन ग्रेन्ड है, और ये लाइम स्टोन है, फाइन ग्रेन्ड लाइम स्टोन है, जो कि कहाँ पाया जाता है, कोटा राजस्थान में। इसको हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं, फ्लोरिंग वगैरह में करते हैं, या फिर वॉल क्लेडिंग में या पेविंग में इस्तेमाल करते हैं। ठीक, बहुत अच्छा स्टोन होता है ये। नोन फॉर ड्यूरेबिलिटी एंड नेचुरल टेक्सचर, ये इसमें जो है ड्यूरेबिलिटी होता है और नेचुरल टेक्सचर पाया जाता है। ठीक है, अगला क्या है, हैंड मोल्डिंग। हैंड मोल्डिंग करने का मतलब हुआ किसी भी चीज को हाथ के द्वारा शेप देना। जैसे हम लोग ईटा बनाते हैं, ईटा हम लोग दो तरीके से बनाते हैं, एक मशीन मोल्डिंग करते हैं, एक हैंड मोल्डिंग करते हैं। ठीक है, मतलब फ्रेम में डालना और उसके बाद तैयार करना, अगर हाथ से ये काम करते हैं उसको हम लोग हैंड मोल्डिंग कहेंगे। हैंड मोल्डिंग क्या है, मैनुअल शेपिंग ऑफ ब्रिक्स और मटेरियल्स यूजिंग ए मोल्ड। मैनुअल मतलब इंसान जो है खुद क्या करेगा, ईटा को शेप देगा, मोल्ड में डाल करके, उसको हम लोग हैंड मोल्डिंग कहेंगे। ये काम मशीन के द्वारा भी होता है, तो उसको हम लोग मशीन मोल्डिंग कहते हैं। इंश्योर्स यूनिफॉर्म साइज एंड शेप ऑफ ब्रिक्स। हैंड मोल्डिंग से हमको क्या चीज देख लेना है कि हमारा ब्रिक को प्रॉपर शेप और साइज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये चीज हम लोग देख लेते हैं। हैंड मोल्डिंग करने का मतलब इंसान जो है उसको हाथ से करेगा, बस इतना आप याद रखिए। बाकी आप बना के लिख ही दीजिएगा, आपके पास पूरा 4 साल का बीटेक का एक्सपीरियंस है आंसर बना के लिखने का, तो वो तो आप कर ही सकते हैं। अगला क्या, रूफिंग टाइल्स। रूफिंग टाइल्स क्या होता है बताते हैं।
पुराना जमाना में आप देखते होंगे घर के ऊपर जो है ना खपड़ा या उस तरीके का कुछ डालते थे हम लोग, चिमनी मिट्टी का, ठीक है, उसी को हम लोग रूफिंग टाइल्स कहते हैं। मतलब छत के ऊपर जो इस तरह का मटेरियल डालते थे ना, कवर करने के लिए एक के ऊपर एक, ठीक है, अभी भी हम लोग डालते हैं, बहुत जगह पड़ता है, ठीक है। छत के ऊपर जो है, जो भी इस तरह का, जैसे छत का ये शेड होता है ना घर के बाहर, तो इसको हम लोग ढकने के लिए यहाँ पे जो है इस तरीके का हम लोग यहाँ पे इस तरीके से लगाते थे। फ्लोरिंग टाइल्स कहते हैं, सॉरी इसको क्या कहते हैं, रूफिंग टाइल्स कहते हैं। बात समझ गए? तो हमारा रूफिंग टाइल्स क्या होता है, सबसे पहला बात तो ये किससे बना होता है, क्ले से बना होता है या फिर कंक्रीट से बना होता है या फिर अदर मटेरियल से बना होता है। और इसको कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, कवर और प्रोटेक्ट रूफ, रूफ को कवर या प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारा एक एस्थेटिक लुक देता है, लोग इसको जानबूझ के ऐसा डिजाइन देता है क्योंकि ये देखने में अच्छा लगता है, ठीक है। और इसका फंक्शनल रूफिंग सॉल्यूशन देता है ये हमको। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, वेरियस यूजेस ऑफ स्टोन्स इन कंस्ट्रक्शन। स्टोन का जो है कंस्ट्रक्शन में क्या यूज है आपको ये बताना। तो इसका हम 5-6 यूज बता देते हैं, आप इसको अपने लैंग्वेज में बना के लिख लीजिएगा। सबसे पहला यूज क्या है, बिल्डिंग फाउंडेशन ऑफ वॉल्स। वॉल का फाउंडेशन बनाने में काम करता है, यानी कि हम लोग स्टोन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, फाउंडेशन के काम के लिए हम लोग स्टोन को इस्तेमाल करते हैं, पहला हो गया। दूसरा फ्लोरिंग एंड पेविंग, फ्लोरिंग में इसका इस्तेमाल करते हैं स्टोन का, ये बात तो आप जानते ही हैं, सब लोग देखा है। उसके बाद डेकोरेटिव के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, डेकोरेशन में इस्तेमाल करते हैं, ब्रिज और डैम में इस्तेमाल करते हैं। सबसे ज़्यादा यूज जो है ना डैम में इसका होता है स्टोन का। मॉन्यूमेंट्स और स्टैचू बनाने में करते हैं, मॉन्यूमेंट्स वगैरह या फिर स्टैचू वगैरह बनाने में इस्तेमाल करते हैं। पत्थर को तोड़िएगा तो आपको क्या मिलेगा, एग्रीगेट मिलेगा, जो कि हम लोग कंक्रीट में या फिर रोड कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब हमारा क्या है, पत्थर का या फिर स्टोन्स जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं, उसका कंस्ट्रक्शन में ये सब कुछ यूज है, ठीक। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, प्रॉपर्टीज ऑफ गुड ब्रिक मेकिंग अर्थ। अगर आपको जो है अच्छा ईटा बनाना है तो उसके लिए कौन सा मिट्टी लेंगे और उस मिट्टी में क्या खासियत होना चाहिए, यही सवाल कर रहा है। क्या आपसे सवाल कर रहा है कि अगर हम एक अच्छा ईटा बनाना चाहते हैं तो उसके लिए जो अर्थ यानी कि मिट्टी लेंगे, वो उस मिट्टी का क्या क्या खासियत होना चाहिए। सबसे पहला हमारा मिट्टी क्या होना चाहिए, प्लास्टिसिटी शो करना चाहिए। प्लास्टिसिटी करने का मतलब उसको हम लोग इजिली मोल्डेबल विद वाटर, अगर हमको हल्का पानी मारे तो वो आसानी से किसी भी शेप में क्या हो जाए, चला जाए। मोल्डेबल मतलब आसानी से किसी भी शेप में ढल जाए। होमोजेनिटी मतलब एक समान रहेगा, यूनिफॉर्म टेक्सचर देखने को मिलेगा, उसमें लम्प्स नहीं होना चाहिए, लम्प्स मतलब होता है ढीला नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमारा क्या, कोहेसन, उसमें जो है खास तरह का प्रॉपर्टी होना चाहिए जिससे कि हम लोग ईटा बनाएंगे, वो कौन सा प्रॉपर्टी है, कोहेसन, ठीक है। कोहेसन तो आप लोग जानते हैं, समझते हैं। उसके बाद क्या है, एब्सेंस ऑफ इम्प्योरिटीज, आपका उसमें जो है कुछ भी इम्प्योरिटीज नहीं होना चाहिए, जैसे खास करके सॉल्ट तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और ऑर्गेनिक मैटर भी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्या क्या नहीं होना चाहिए, सॉल्ट नहीं होना चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और साथ साथ हमारा क्या होना चाहिए, एक्सेसिव लाइम नहीं होना चाहिए। लाइम हो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम मात्रा में होना चाहिए, बहुत ज़्यादा रहा तो दिक्कत है। इसके साथ साथ और उस मिट्टी में क्या खासियत होना चाहिए, करेक्ट कंपोजिशन, उस मिट्टी का कंपोजिशन भी सही होना चाहिए। हमको जो कंपोजिशन चाहिए वो क्या चाहिए, क्ले चाहिए, 20 से 30% क्ले होना चाहिए। सैंड कितना होना चाहिए, ठीक है, वो 50 से 60% सैंड होना चाहिए। बात समझ में आ रही है। उसके बाद हमारा बाकी क्या हो जाना चाहिए, जो भी बच गया वो सिल्ट रहेगा। अगर आपका सैंड का मात्रा बहुत ज़्यादा हो गया तब तो फिर हमारा ईटा को शेप ही नहीं मिलेगा। अगर क्ले का मात्रा बहुत ज़्यादा हो गया तो फिर उसमें अच्छा स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रही है। तो सबका एक प्रॉपर पोजीशन होना चाहिए। तो हमारा जो भी सॉइल इस्तेमाल करेंगे किसके लिए, ईटा बनाने के लिए, उसमें 5-6 खासियत होना चाहिए। पहला प्लास्टिसिटी होना चाहिए, दूसरा होमोजेनिटी, तीसरा कोहेसन, चौथा एब्सेंस ऑफ इम्प्योरिटीज और पांचवा करेक्ट कंपोजिशन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसीजर ऑफ मिक्सिंग, कन्वेइंग, प्लेसिंग, कंपैक्शन एंड क्योरिंग ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट को मिक्स करने में जो स्टेप लगता है, कन्वे करने में जो स्टेप लगता है, प्लेसिंग में जो लगता है, कंपैक्शन में या क्योरिंग में, वो सारा चीज आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको हम बताते हैं मिक्सिंग। मिक्सिंग क्या होता है, मिक्सिंग मतलब क्या हो गया, मिलाना। मिक्सिंग मतलब क्या, मिलाना। तो मेजर द करेक्ट प्रोपोर्शन ऑफ सीमेंट सैंड एग्रीगेट एंड वाटर। हम लोग जब कंक्रीट बनाएंगे, ठीक है, तो उसमें हम लोग ये सीमेंट कितना डालना है, बालू कितना डालना है, एग्रीगेट जो है वो कितना डालना है, पानी कितना डालना है, पहले उसका हम लोग एक प्रॉपर रेशियो तैयार करेंगे, यानी प्रोपोर्शन तैयार करेंगे। उसके बाद हम लोग जो भी ड्राई कंपोनेंट्स है, सीमेंट सैंड और एग्रीगेट, पहले उसको आपस में मिला लेंगे, ठीक है। उसके बाद पानी मिलाएंगे। समझ गए ना, मिक्सिंग में क्या करेंगे, सीमेंट सैंड और एग्रीगेट को पहले आपस में अच्छे से मिला लेंगे, उसके बाद हम लोग अलग से पानी मिलाएंगे। ऐसा नहीं कि पानी भी डाल रहे हो सब एक के साथ डाल रहे हो तब दिक्कत हो जाएगा। ग्रेजुअली ऐड वाटर व्हाइल मिक्सिंग अंटिल ए यूनिफॉर्म होमोजेनस मिक्सचर इज ऑब्टेन्ड। आपको जो है पानी ग्रेजुअली ऐड करना है, एक के बार पानी नहीं उछल देना है। बात समझ में आ रही है। और
कब तक उछलना है? जब तक वो एक यूनिफॉर्म होमोजेनस मिक्सचर नहीं बन जाता। यूनिफॉर्म मतलब एक समान मिक्सचर नहीं बन जाता। इंश्योर दैट द इंटायर बैच इज मिक्सड यूनिफॉर्मली। आपका जो भी आप मसाला बना रहे हो वो पूरा मसाला एक बार में अच्छे से बन जाए, यूनिफॉर्म होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि कहीं पे मसाला जो एक समान नहीं रहा तो वो आगे चल के आपको क्या करेगा, नुकसान करेगा। इसको आप या तो मैनुअली मिला सकते हैं, मतलब कोई मजदूर जो है उसको अपने हाथी से मिला सकता है कुदाल की मदद से, या नहीं तो आप मशीन का, मिक्सर मशीन जो भी आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मिक्सर मशीन तो आप देखे होंगे गाँव सब में जो है, ये शहर सब में जो ढलैया करने के लिए मिक्सर मशीन आता है वो तो आप देखेंगे। दूसरा क्या है, कन्वेइंग, ठीक है। कन्वेइंग ऑफ कॉन्क्रीट, कन्वेइंग ऑफ कॉन्क्रीट करने का मतलब क्या हो गया, कंक्रीट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। कन्वेइंग करने का मतलब क्या हो गया, कंक्रीट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। अब एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाएंगे, ट्रांसपोर्ट द मिक्स्ड कंक्रीट फ्रॉम द मिक्सिंग साइट टू द कंस्ट्रक्शन साइट। जो मिक्सिंग साइट है वहां से आप कहाँ ले जाइएगा, कंस्ट्रक्शन साइट तक ले जाइएगा। इसको हम लोग क्या कहेंगे, कन्वेइंग कहते हैं। मतलब हम लोग कंक्रीट कहीं और मिला रहे हैं और जहाँ काम चल रहा है वहां तक जो ले जाइएगा उसको आप क्या कहते हैं, कन्वेइंग कहते हैं, ठीक ना। क्या बोल रहे हैं हम, एक जगह हो गया जहाँ पे हम लोग मिक्सिंग कर रहे हैं, मान के चलो ये कोई जगह ए है जहाँ पे हम लोग मसाला बना रहे हैं, और ये एक जगह है बी जहाँ पे हमारा जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो ए से बी तक हम लोग उठा के ले जाएंगे ना, इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, कन्वेइंग कहते हैं, ठीक है। यूज सुटेबल इक्विपमेंट लाइक व्हील बैरोज बकेट्स कन्वेयर्स और पंप्स। तो इसके लिए हम लोग एक सुटेबल इक्विपमेंट इस्तेमाल कर लें कन्वेइंग के लिए, ठीक है। उसके बाद और क्या देखेंगे हम लोग, मिनिमल डिले देखेंगे। ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग क्या देखेंगे, मिनिमल डिले, मतलब जैसे कंक्रीट बन गया फटाक से ले जाके वहां पे डाल दिया, अभी नहीं कि बना के 2 घंटा छोड़ दिए हैं, तो वैसे में आपका कंक्रीट खराब हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, तो इसलिए हम लोग क्या चीज पे फोकस करेंगे, मिनिमल डिले पे फोकस करेंगे। तो हमारा मिक्सिंग हो गया, कन्वेइंग हो गया। अब हम लोग प्लेसिंग, कंपैक्शन और क्यूरिंग देखते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग प्लेसिंग समझते हैं कंक्रीट का। कंक्रीट का जो प्लेसिंग है, प्लेसिंग मतलब उसको जाके रखना कहाँ पे, कंस्ट्रक्शन साइट पे, जहाँ पे आपका काम हो रहा है। जैसे मान के चलो कि हमारा जहाँ पे स्लैब ढाल रहा है, ठीक है, तो जहाँ पे स्लैब ढाल रहे हैं वहाँ पे कंक्रीट को ले जाकर जब रखेंगे, ठीक ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्लेसिंग कहेंगे। यानी कि पोर द कंक्रीट इनटू द फॉर्मवर्क और मोल्ड्स। आपका जो है जब छत ढालते हैं हम लोग तो क्या करते हैं, पहले हम लोग एक शटरिंग कर लेते हैं। तो शटरिंग में जाके जो आप कंक्रीट को ढालते हैं या उझलते हैं, उसी चीज को हम लोग प्लेसिंग करते हैं। इंश्योर द कंक्रीट इज प्लेस्ड एज क्लोज टू इट्स फाइनल पोजीशन। मतलब जो भी फाइनल पोजीशन है जहाँ पे जाना चाहिए वहीं पे आपको रखना, वही नहीं कि एक जगह से यहाँ से उठा के ले गए वहां रखे, फिर वहां से उठा के वहां रखे। ऐसे में आपका कंक्रीट का प्रॉपर्टी खराब हो जाएगा। अवॉइड सेग्रीगेशन ऑफ द कंक्रीट कंपोनेंट्स ड्यूरिंग प्लेसमेंट। उसके बाद एक और चीज देखिएगा, आपका कंक्रीट का जो भी कंपोनेंट है उसमें वो सेग्रीगेशन नहीं दिखे, मतलब वो अलग अलग नहीं हो जिसमें आप प्लेसमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमारा अगला चीज क्या है, कंपैक्शन। कंपैक्शन में हम लोग क्या करते हैं, कंपैक्शन जैसे आप सॉइल में पढ़े होंगे, ठीक है, वही कंपैक्शन उसी तरह से मिलता जुलता है यहाँ भी काम करते हैं। कंपैक्शन में हम लोग क्या करते हैं, हवा बाहर निकालते हैं। सॉइल में जो कंपैक्शन पढ़े उसमें क्या पढ़े होंगे, हवा को बाहर निकालते हैं। तो कंपैक्शन जब कंक्रीट में करते हैं तो यहाँ भी वही काम करते हैं, रिमूव ट्रैप्ड एयर। यहाँ पे भी हम लोग क्या करते हैं, वही काम, रिमूव ट्रैप्ड एयर। कंपैक्ट द प्लेस्ड कंक्रीट टू रिमूव ट्रैप्ड एयर। हम लोग कंक्रीट का कंपैक्शन करेंगे ताकि हम लोग उससे हवा बाहर निकाल सकें। एंड इंश्योर इट फिल्स ऑल स्पेसेस इन द फॉर्म वर्क। और वो फॉर्म वर्क में जो भी स्पेस है सबको भर दे, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। कंपैक्शन बहुत जरूरी चीज, आपको एक बात बताते हैं, कंक्रीट में कंपैक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंपैक्शन सही से नहीं करते आपका किसी काम का नहीं रहेगा। इसके लिए हम लोग जो है कौन कौन सा टूल इस्तेमाल करते हैं, वाइब्रेटर्स इस्तेमाल करते हैं। अभी आप देखिएगा बड़ा बड़ा इंडस्ट्री में जो है वाइब्रेटर्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। हम लोग को छोटा मोटा प्रोजेक्ट में भी वाइब्रेटर इस्तेमाल करना चाहिए। वाइब्रेटर दो तरह का होगा, इंटरनल एक्सटर्नल, या फिर टैंपिंग रॉड्स का इस्तेमाल करते हैं, या बहुत जगह रोलर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। आपको क्या इंश्योर करना है कि आपका कंपैक्शन जो है सही से होना चाहिए, यानी प्रॉपर कंपैक्शन होना चाहिए, ताकि हम लोग क्या कर सके, हनी कॉम्बिंग ना हो, ठीक है। हनी कॉम्बिंग हमारा ना हो, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर कंपैक्शन करेंगे। और प्रॉपर कंपैक्शन कीजिएगा तो आपका क्या होगा, स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाएगा कंक्रीट का, ठीक। आगे हमारा क्या है, क्यूरिंग। क्यूरिंग में हम लोग क्या करते हैं, क्यूरिंग तो आप लोग सुने होंगे, बहुत लोग किया भी होगा। क्यूरिंग करने में बहुत मजा भी आता है। क्यूरिंग में हम लोग क्या करते हैं, क्यूरिंग ऑफ कंक्रीट क्या है, कंक्रीट को ताजा रखने के लिए पानी से भिगाया या ढका जाता है, ठीक है। कंक्रीट को ताजा रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पानी से भिगाते हैं, ढकते हैं उसको, उसी चीज को हम लोग क्यूरिंग कहते हैं। बात समझ गए। तो क्यूरिंग में हम लोग क्या करते हैं, बीइंग क्यूरिंग इमीडिएटली आफ्टर फिनिशिंग द सरफेस टू मेंटेन मॉइस्चर इन द कंक्रीट। कंक्रीट में हम लोग मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, क्यूरिंग करते हैं।
बात समझ गए। दूसरा क्या कहता है, कीप द कंक्रीट सरफेस मॉइस्ट यूजिंग वाटर वेट कवरिंग्स और कवर क्यूरिंग कंपाउंड्स। आपको जो है जो भी हमारा कंक्रीट का सरफेस है उसको मॉइस्ट रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हम लोग क्या करते हैं, मॉइस्ट बना के रखते हैं, मतलब भिगा के रखेंगे। इससे हमारा किस कैसे कैसे भिगाएंगे, पानी से भिगा सकते हैं, या फिर वेट कवरिंग मतलब जूट का बोरा भिगा के डाल देंगे। इस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, क्योरिंग कर सकते हैं। आपको क्योरिंग कितना दिन करना है, ठीक है, कंटिन्यू क्योरिंग फॉर एटलीस्ट 7 to 28 डेज, कम से कम 7 से 28 दिन आपको क्योरिंग करना है। ताकि हमारा क्यों करना है क्योरिंग सर, ताकि इंश्योर प्रॉपर हाइड्रेशन एंड स्ट्रेंथ डेवलपमेंट, ताकि हमारा जो है प्रॉपर हाइड्रेशन हो सके और अच्छा से स्ट्रेंथ गेन कर सके। एक बार स्ट्रेंथ आ गया तो फिर आपका जो कंक्रीट क्या बहुत मजबूत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग। 5 हमारा क्या कहता है, 5 में हमारा क्या कर रहा है, फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक, FRP, फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक, बताइए क्या है। और और क्या बताना है आपको, उसका एप्लीकेशन बताना है बिल्डिंग इंडस्ट्री में क्या है, ठीक है। फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक यानी कि FRP हमारा क्या है और इसका बिल्डिंग इंडस्ट्री में क्या उपयोग है। तो आपको हम एक बात बता दें, फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक हमारा जो है इसका मतलब क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा एक आइडिया दे देते हैं। तो फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक क्या होता है, प्लास्टिक में अगर आप फाइबर मिला के कुछ मजबूत जैसा मटेरियल बनाते हैं उसको हम लोग फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक कहते हैं। फाइबर प्लास्टिक में हम लोग फाइबर मिला करके, ठीक है, कुछ मजबूत जैसा चीज बनाते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक कहते हैं। ये एक तरह का मटेरियल होता है, जैसे लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, प्लास्टिक हो गया, उसी तरह से ये एक तरह का मटेरियल है। A composite material made of a polymer matrix reinforced with fibers। ठीक, जैसे कि आपको एक बात बताते हैं, आरसीसी आप पढ़े होंगे। आरसीसी में हमारा क्या होता है, रेनफोर्समेंट यानी कि छड़ होता है। एक होता है पीसीसी, उसमें छड़ नहीं होता है, ठीक है। उसी तरीके से हमारा एक मटेरियल है, कोई खास तरह का पॉलीमर है, उसमें हम लोग क्या किए, छड़ डाल रहे हैं। कौन सा छड़ डाल रहे हैं, जो छड़ यहाँ पे हम लोग डाल रहे हैं ना उसको हम लोग फाइबर कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग कोई खास तरह का फाइबर डालेंगे और एक नया मटेरियल बनाएंगे जिसको हम लोग क्या कहते हैं, FRP कहते हैं। FRP मतलब क्या हो गया, फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक। रेनफोर्स्ड क्यों कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग कंक्रीट में जब छड़ डालते हैं तो वो आरसीसी बन जाता है, उसी तरह से प्लास्टिक में हम लोग क्या कर रहे हैं, छड़ जैसा यानी कि कुछ फाइबर जैसा डाल रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा क्या बन रहा है, FRP बन रहा है। FRP हमारा क्या एक तरह का कंपोजिट मटेरियल है, कैसे बना हुआ है, पॉलीमर मैट्रिक्स से बना हुआ है, जिसमें कि फाइबर्स वगैरह प्रेजेंट होता है, ठीक ना। द पॉलीमर मैट्रिक्स रेजिन प्रोवाइड्स शेप एंड प्रोटेक्ट्स द फाइबर, ये हमको एक पर्टिकुलर शेप देता है और फाइबर को प्रोटेक्ट करता है, ठीक। और ये फाइबर्स आपको क्या देता है, स्ट्रेंथ और स्टिफनेस देता है। ये फाइबर्स आपको क्या देता है, स्ट्रेंथ और स्टिफनेस देता है। मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और काम का मटेरियल है, बस आप इतना याद रखिए। इसका बिल्डिंग इंडस्ट्री में क्या यूज है ये आपको हम बताते हैं। बिल्डिंग इंडस्ट्री में इसका क्या यूज है, यूज्ड इन स्ट्रेंथनिंग एंड रेट्रोफिटिंग स्ट्रक्चर्स सच एज कॉलम्स बीम्स एंड स्लैब्स। ये जो है हमारा कॉलम, बीम और स्लैब, ठीक है, इस तरह का जो भी हमारा स्ट्रक्चर है उसमें स्ट्रेंथ देने का काम करता है। उसमें जो है क्या देता है, एडिशनल स्ट्रेंथ देता है, ठीक। उसके बाद हमारा जो, अगर हमको कोरोजन रेसिस्टेंट कंपोनेंट चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए बहुत ही फायदेमंद है, आइडियल है। किसके लिए, कोरोजन रेसिस्टेंट कंपोनेंट्स, जैसे कि पाइप, टैंक, पैनल्स वगैरह जो भी हमारा कोरोजन रेसिस्टेंट कंपोनेंट है, उसके लिए ये क्या है, बहुत ही अच्छा मटेरियल है। कौन, FRP, ठीक है। FRP का फुल फॉर्म पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, क्या है, फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक। अगला पॉइंट देखिए, यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइट वेट। अगर आपको लाइट वेट कंस्ट्रक्शन करना, मतलब आप बहुत ज्यादा हैवी कंस्ट्रक्शन नहीं चाहते हैं, उसमें आपको स्ट्रेंथ अच्छा चाहिए, ठीक है, जैसे कि ब्रिज वगैरह या बिल्डिंग में आपको चाहिए, तो वहां पे हम लोग क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, FRP इस्तेमाल कर सकते हैं। यूटिलाइज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ नॉन लोड बियरिंग स्ट्रक्चर्स लाइक क्लैडिंग, रूफिंग शीट्स एंड डेकोरेटिव आइटम्स। इसका हम लोग कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, नॉन लोड बियरिंग स्ट्रक्चर के रूप में भी इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बात समझ गए। तो ये आपका क्या था, एप्लीकेशन था कहाँ पे, बिल्डिंग इंडस्ट्री में। किस चीज का एप्लीकेशन था, FRP, फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक का। चलिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, 5 का B देखते हैं। देखिए आपको हम जो भी चीज बता रहे हैं इसका सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, आपको क्या करना है, ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट को अच्छे से 2-3 बार समझ लेना है। समझने के बाद आपको क्या करना है, दिमाग में सेट कर लेना है, एग्जाम में आंसर अपने से बना के लिखना है। क्यों अपने से बना के लिखना, आप एक एक चीज याद नहीं रख पाइएगा बाबू, ठीक ना। और अपने से आंसर बनाने का तो आपको एक्सपीरियंस है, बीटेक किए हैं 4 साल से, तो यही करते आ रहे हैं, है कि नहीं। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, एडमिक्सचर प्लास्टिसाइजर्स और सुपर प्लास्टिसाइजर्स के बारे में आपको लिखना है। किसके किसके बारे में लिखना है, एडमिक्सचर, प्लास्टिसाइजर और सुपर प्लास्टिसाइजर के बारे में आपको लिखना है।
तो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। हमारा जो है सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, एडमिक्सचर देखेंगे। हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, एडमिक्सचर। एडमिक्सचर होता क्या है, सबसे बड़ा सवाल यही है। ठीक है, एडमिक्सचर आप कभी ना कभी नाम जरूर सुने होंगे, क्योंकि आप सिविल इंजीनियर हैं तो एडमिक्सचर का तो नाम सुने होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप एडमिक्सचर का नाम नहीं सुने होंगे। ये एक्चुअली जो हमारा क्वेश्चन था वो हमारा क्या था, यहाँ पे क्वेश्चन में जो है हमारा पूरा नहीं लिखा हुआ है। एक्चुअली में हमारा जो क्वेश्चन था ना, वो क्वेश्चन हमारा ये था कि डिफाइन एडमिक्सचर, ठीक है, उसके बाद राइट शॉर्ट नोट्स ऑन प्लास्टिसाइजर एंड सुपर प्लास्टिसाइजर, ये हमारा क्वेश्चन था। आपको एडमिक्सचर डिफाइन करना था और प्लास्टिसाइजर और सुपर प्लास्टिसाइजर पे शॉर्ट नोट्स लिखना था। यहाँ क्वेश्चन लिखने में थोड़ा एरर हो गया है, लेकिन आपको भावनाओं को समझना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। एडमिक्सचर क्या होता है, एडमिक्सचर एक मटेरियल होता है जो कि ऐड किया जाता है किसमें, कंक्रीट में या फिर मोटर में, किस समय, ड्यूरिंग मिक्सिंग के समय में, ताकि प्रॉपर्टीज बदल सके। कंक्रीट या मोटर का प्रॉपर्टी को अच्छा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एडमिक्सचर डालते हैं। जैसे कि आपको एक एग्जांपल देते हैं, आप अपना जो है फोटो खींचते हैं, ठीक है, फोटो में आप जो अच्छा नहीं दिख रहा है, उसके बाद आप उसको क्या करते हैं, एडिटिंग वगैरह करते हैं या एआई सब का इस्तेमाल करते हैं ताकि आप फोटो में अच्छा दिखे। उसी तरीके से हम लोग जो है क्या तैयार करते हैं, कंक्रीट और मोटर तैयार करते हैं, लेकिन हमको जो उसमें चाहिए ना वो चीज़ मिलता नहीं है। उसके लिए हम लोग क्या डालते हैं, इसमें एडमिक्सचर डालते हैं। ठीक है, ये एडमिक्सचर क्या करता है, उसका प्रॉपर्टी को बढ़िया बना देता है। बात समझ गए ना, कहाँ खेला हो रहा, बात समझ में आ गई। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, ये हमारा क्या क्या काम करेगा। तो सबसे पहला तो ये इनहेंस वर्केबिलिटी, वर्केबिलिटी बढ़ा देता है एडमिक्सचर, ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ा देता है, सेटिंग टाइम भी बढ़ा देता है। ठीक है, और जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सारा चीज़ को ये क्या कर देता है, बदल देता है। मतलब जो भी हमको अच्छा अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डाल देता है एडमिक्सचर। तो हम लोग जरूरत के अनुसार से किस सिचुएशन में क्या एडमिक्सचर डालना है वो जरूरत के अनुसार से डालते हैं। उसके बाद हमारा अगला चीज़ क्या है, प्लास्टिसाइजर्स है। प्लास्टिसाइजर्स क्या होता है, एडमिक्सचर्स दैट इंप्रूव द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट विदाउट एडिंग एक्स्ट्रा वाटर। प्लास्टिसाइजर्स एक खास तरह का एडमिक्सचर होता है जो कि क्या करता है, वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट को इंप्रूव करता है बिना पानी ऐड किए हुए, बिना एक्स्ट्रा वाटर ऐड किए हुए। ये क्या करता है, कंक्रीट का वर्केबिलिटी इंप्रूव करता है। कौन, प्लास्टिसाइजर्स। ये हमारा क्या करता है, इजियर मिक्सिंग देता है, प्लेस इजियर मिक्सिंग, प्लेसिंग और कंपैक्टिंग देता है, खास करके डेंस रेनफोर्समेंट में। ठीक, रेड्यूस वाटर सीमेंट रेशियो, वाटर सीमेंट रेशियो को कम करता है ताकि हमारा क्या हो सके, वाटर सीमेंट रेशियो कम करने की वजह से लीडिंग टू इंक्रीज्ड स्ट्रेंथ, वाटर सीमेंट रेशियो कम होगा तो स्ट्रेंथ बढ़ेगा और ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट भी बढ़ेगा। बात समझ गए ना। तो ये तो हमारा क्या हो गया, प्लास्टिसाइजर्स हो गया। इसके बाद हम लोग यहाँ से बात करते हैं, किस चीज़ का बात करेंगे, हम लोग बात करने वाले हैं सुपर प्लास्टिसाइजर्स का। सुपर प्लास्टिसाइजर्स हमारा क्या होता है, देखिए सुपर प्लास्टिसाइजर्स भी हमारा क्या, एडवांस्ड प्लास्टिसाइजर्स है। मतलब जो गुण प्लास्टिसाइजर में था उसको और अच्छा बना दिए। जैसे आप देखते हो कोई मोबाइल लॉन्च होता है, उसके बाद उसका प्रो वर्जन आता है, बात समझ में आ रही है। ठीक है, या और भी उसमें जो है फीचर्स वगैरह ऐड करके आता है, अल्ट्रा प्रो मैक्स, इस तरह से कुछ कुछ आता है। उसी तरह से प्लास्टिसाइजर था, अब उसका क्या आ गया, सुपर प्लास्टिसाइजर, मतलब उसका एडवांस वर्जन आ गया, जो कि हमको क्या करता है, सिग्निफिकेंटली इंक्रीज करता है वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट का वर्केबिलिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। कौन, सुपर प्लास्टिसाइजर। अलाउ द प्रोडक्शन ऑफ हाई स्ट्रेंथ, ये जो है हाई स्ट्रेंथ का प्रोडक्शन को अलाउ करता है। ठीक है, फ्लोएबल कंक्रीट देता है विथ ए वेरी लो वाटर सीमेंट रेशियो, बहुत ही लो वाटर सीमेंट रेशियो में हमको क्या देता है, फ्लोएबल कंक्रीट देता है। ठीक, इसको कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, इसको मेनली इस्तेमाल किया जाता है प्री कास्ट कंक्रीट प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। किसको, सुपर प्लास्टिसाइजर को प्री कास्ट कंक्रीट प्रोडक्शन में हम लोग मेनली इसको इस्तेमाल करते हैं। प्री कास्ट मतलब चीजों को हम लोग पहले तैयार कर लेते हैं। बात समझ गए। या फिर जो पंपेबल कंक्रीट है वहाँ इस्तेमाल किया जाता है, या फिर हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट स्ट्रक्चर में इस्तेमाल किया जाता है। अगला हमारा क्या है, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील वर्क कंपेयर टू रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर्स। आपको क्या बताना है, मेरिट्स और डिमेरिट बताना है, किसके बारे में, स्ट्रक्चरल स्टील वर्क के बारे में, किसके कंपैरिजन में, रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में। देखिए हमारा जो स्ट्रक्चरल स्टील वर्क है, ठीक है, हमारा जो स्ट्रक्चरल स्टील वर्क है इसका हम लोग सबसे पहले मेरिट समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट है मतलब ये क्वेश्चन आपका रिपीट कर सकता है। समझ गए, इसको अच्छे से समझिएगा। तो हम लोग पहले इसका मेरिट्स देखते थे। मेरिट्स में क्या है, हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो। स्ट्रक्चरल स्टील वर्क में हमको हाई स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो, वेट की तुलना में हाई स्ट्रेंथ मिलता है।
अलाउइंग फॉर लाइटर एंड टॉलर स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, लाइटर और टॉलर स्ट्रक्चर मतलब हल्का और बहुत लंबा स्ट्रक्चर बना सकते हैं, जैसे कि टावर हो गया। प्री फैब्रिकेशन एंड रैपिड असेंबली, ये जो है हमारा पहले से बना हुआ रहता है, इसको जाके आपको क्या करना पड़ता है, स्ट्रक्चर स्टील को खाली वहां जाके जोड़ दीजिए, आपका जो है जो भी स्ट्रक्चर है वो बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, इसके वजह से आपका क्या फास्टर कंस्ट्रक्शन हो जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी इन डिजाइन, इसको डिजाइन करने में हमको सुविधा मिलता है, और इसमें मॉडिफिकेशन भी आसान है। ठीक है, या फिर आप स्ट्रक्चर को अगर एक्सटेंड करना चाहते हैं तो वो भी आपका आसानी से हो जाएगा। रिसाइक्लेबल एंड रीयूजेबल मटेरियल, इसमें जो भी हमारा रिसाइक्लेबल और रीयूजेबल मटेरियल रहता है, ठीक ना, मटेरियल जो भी इसका है ना उसको आप रिसाइकल या फिर रीयूज कर सकते हैं आसानी से, जिसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। तो ये हमारा क्या था, स्ट्रक्चरल स्टील का मेरिट था। इसका डिमेरिट भी जान लीजिए। अब स्टील है तो इसमें क्या होगा, कोरोजन तो होगा ही होगा, तो यानी कि ससेप्टेबल टू कोरोजन। उसके बाद इसको अगर आप सही से मेंटेनेंस नहीं कीजिएगा तब भी आपका नुकसान है, प्रोटेक्टिव कोटिंग देना पड़ेगा मेंटेनेंस के लिए। बात समझ गए। इसका जो है फायर रेसिस्टेंस अच्छा नहीं होता, पुअर फायर रेसिस्टेंस है, नेसेसिटेटिंग द यूज ऑफ फायर प्रूफिंग मटेरियल, आपको इसमें जो है फायर प्रूफिंग मटेरियल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसका जो है इनिशियल कॉस्ट बहुत ज़्यादा होता है, समझ गए, ये एक बहुत खतरनाक पॉइंट है, डिमेरिट है। इसका जो है शुरुआत में खर्चा हमको बहुत आता है भैया, ठीक ना। और फैब्रिकेशन भी जो है रेनफोर्स्ड कंक्रीट के तुलना में इनिशियल कॉस्ट और फैब्रिकेशन दोनों महंगा पड़ता है, किसके तुलना में, रेनफोर्स्ड कंक्रीट के तुलना में। बात समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। अब हम लोग क्या देखेंगे, रेनफोर्स्ड कंक्रीट देखेंगे। ये जो सवाल आपसे पूछा गया, क्या पूछा गया आपको पता है, ये सवाल में आपसे पूछा गया जो हम लोग स्टील का सामान वगैरह बनाते हैं, ठीक ना, जैसे आपका देखिएगा स्टेशन सब पे जो है स्टील का हमारा जो है सेट देके हमारा क्या बन जाता है, स्टील का सेट देके प्लेटफॉर्म बन जाता है। ठीक, वहाँ पे हम लोग कंक्रीट से डाल के दीवार जोड़ के ढलैया नहीं करते हैं। तो उस समय क्या फायदा है, और अगर हम लोग दीवार जोड़ के ढलैया करते तब क्या फायदा है, वही आपसे पूछ रहा है, फायदा नुकसान पूछ रहा है। तो हम लोग क्या देखते हैं, मेरिट्स ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर, हमारा जो भी रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर है उसका मेरिट क्या क्या है। एक्सीलेंट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, अच्छा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देता है, जो कि हमारा जो है हैवी लोड के लिए क्या है, सुटेबल बनाता है। बात समझ में आ रही है। हम लोग ढलैया करके घर बनाते हैं, छत बनाते हैं, उसमें हमारा क्या है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत अच्छा मिलता है। कंक्रीट का तो खासियत ही है स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन वीक इन टेंशन, तो हमारा जो कंप्रेशन में बहुत स्ट्रांग होता है, तो एक्सीलेंट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ दे दिए ताकि आप हैवी लोड को उस पर रख सकते हैं। बेटर फायर रेसिस्टेंस, इसमें फायर रेसिस्टेंस बहुत अच्छा मिलता है, किसके तुलना में, स्टील स्ट्रक्चर के तुलना में। उसके बाद लो मेंटेनेंस है, इसमें मेंटेनेंस नहीं करना पड़ता है, स्टील में तो आपको कोरोजन से बचाने के लिए मेंटेनेंस करना पड़ेगा, और ड्यूरेबिलिटी भी है। रॉ मटेरियल्स इसका जो आसानी से मिल जाता है, जैसे स्टील तो आपको आसानी से मिलेगा नहीं ना, वो तो प्रॉपर जगह आपको जाना पड़ेगा, इंडस्ट्री के पास जाना पड़ेगा। रॉ मटेरियल कंक्रीट का आसानी से मिल जाता है, बालू उलू तुम देखो वैसे ही मिल जाता है, ठीक है, बालू सीमेंट ईटा पत्थर गिट्टी जो भी चाहिए आपको सब आसानी से मिल जाता है। ईटा नहीं चाहिए हमारा रेनफोर्स कंक्रीट में, ठीक। तो इसका खर्चा हमारा क्या आता है, जो चीज़ आसानी से मिल जाता है वो क्या पड़ता है, सस्ता पड़ता है, ठीक ना। उसके बाद हमारा इसका डिमेरिट्स देख लिया जाए। डिमेरिट्स कहने का मतलब क्या है, इसका नुकसान क्या क्या है। तो इसमें लो स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो, मतलब जो है आपको अगर स्ट्रेंथ चाहिए ना तो वेट की तुलना में बहुत कम स्ट्रेंथ मिलता है, यानी कि बहुत भारी होता है। आप तो जानबे करते हैं ढकिया कीजिएगा तो वो बहुत भारी हो जाएगा। स्टील में ऐसा नहीं होता है, उसका वजन कम रहेगा और स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा रहेगा, जबकि इसमें क्या है, स्ट्रेंथ कम रहेगा अब वजन दुगना रहेगा, मतलब वजन ज़्यादा रहता है, जिसकी वजह से हमारा बल्कियर सेक्शन बनता है, बहुत भारी सेक्शन बनता है। उसके बाद इसको कंस्ट्रक्ट करने में बहुत टाइम लगता है, स्टील नहीं ना कि फटाफट गए जोड़ जाड़ करके एक के दिन में स्ट्रक्चर बना दिया। देखिए स्टील में हमारा क्या होता है कि अगर एक बार आप कंस्ट्रक्शन कर दिए, ठीक ना, अगर आप एक बार क्या कर दिए, कंस्ट्रक्शन कर दिए स्टील में, तो आप उसको खोल के फिर से दोबारा नया स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप आरसीसी में एक बार छत ढलैया कर दिए, क्या आप छत को दोबारा खोल के तैयार कर सकते हैं, नहीं कर सकते, उसको आपको तोड़ना पड़ जाएगा। यानी कि इसमें मॉडिफिकेशन जो है बहुत मुश्किल है, किसमें, आरसीसी में। इसमें आरसीसी में हमारा क्या रहता है, क्रैकिंग का भी खतरा रहता है, क्रैकिंग और श्रिंकेज का भी खतरा रहता है अगर सही से क्योरिंग नहीं किया जाए। बात समझ में आ रही है। तो जबकि स्टील में ऐसा नहीं होता है, उसमें क्रैक का खतरा नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 6 का बी क्या कहता है, टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन वेस्ट आपसे पूछा गया है, ठीक ना। एक्चुअली में जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन था हमारा व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट।
कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन वेस्ट का टाइप्स क्या है वो आपको बताना था, तो हम यहाँ पे आंसर भी उसका डायरेक्ट लिखे हुए बोल रहे हैं ना, मतलब हम ये पीडीएफ या मटेरियल जो भी वो तैयार इसलिए किए गए हैं ताकि आप जो है आसानी से पॉइंट वाइज पॉइंट समझिए और सीधा आंसर में आंसर अपना जो है एग्जाम में बना के लिखिए। मतलब हम नहीं चाहते आपके ऊपर जो है लैंग्वेज में फंसा के आपको बहुत टाइम वेस्ट करा। कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन वेस्ट का टाइप्स क्या क्या है? कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन वेस्ट करने का मतलब हो गया हमारा जो अभी बिल्डिंग टूट रहा है, क्या टूट रहा है, बिल्डिंग टूट रहा है, या फिर हमारा रोड वगैरह टूट रहा है, या फिर कोई भी स्ट्रक्चर टूट रहा है, तो उसके बाद जो हमारा कचरा बचेगा उसी को क्या कहा गया, कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन वेस्ट कहा गया। तो बिल्डिंग, रोड या फिर पुल वगैरह कुछ भी टूटने के बाद जो हमारा कचरा निकलता है कई कैटेगरी में बटा हुआ है। पहला कैटेगरी क्या हो जाएगा, कंक्रीट, ब्रिक, टाइल्स और सेरामिक्स। पहला कैटेगरी में ये सब निकलेगा, जिसमें हमारा क्या होगा, कंक्रीट का टुकड़ा मिल जाएगा या ईटा का टुकड़ा मिलेगा, टाइल्स का टुकड़ा मिलेगा, ये सब का टुकड़ा हमको मिलेगा, पहला कैटेगरी। दूसरा कैटेगरी हमारा क्या है कि हमको जो है लकड़ी, ग्लास और प्लास्टिक मिल सकता है, जैसे कि मान के चले अगर विंडो है या डोर है तो सब में लकड़ी मिलेगा। ठीक है, प्लास्टिक का मटेरियल मिलेगा, जो आप पाइप वाइप डालते हैं कंस्ट्रक्शन में तो वो प्लास्टिक का मिल जाएगा। मेटल्स भी आपको मिल सकता है, जैसे कुछ लोग जो है डोर जो है स्टील का लगा दिए, ठीक है, या फिर हमारा जो है खिड़की का ग्रिल वगैरह जो होता है वो सब मेटल से बना होता है। दूसरा हमको क्या मिल सकता है, इंसुलेशन और एस्बेस्टोस मटेरियल मिल सकता है। ठीक, जैसे आप लोग देखिएगा छत पे एस्बेस्टोस हम लोग लगा देते हैं, या कुछ भी उस तरह का मटेरियल लगा देते हैं तो वो भी मिलेगा। इसके साथ साथ हमारा जो है सॉइल, स्टोन और ड्रेजिंग मटेरियल भी मिलता है। ठीक ना, जब आप कंस्ट्रक्शन साइट पे जाइएगा तो वहाँ से हमारा क्या होता है, मिट्टी उट्टी भी हमारा जो एक तरह से वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में मिल जाता है, या फिर पत्थर उत्थर भी मिलता है। और समझ में आ रही है। उसके बाद अगला कैटेगरी जो है डिमोलिशन वेस्ट का हो गया है मिक्स्ड कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट। हमारा जो भी ये है इस सबका कम्बिनेशन मिल सकता है। बात समझ में आ रही है, हमारा जो भी कंस्ट्रक्शन का वेस्ट है या डिमोलिशन का जो वेस्ट है वो सबका क्या मिल जाएगा, मिला जुला कचरा मिल जाएगा। तो ये हमारा क्या है, कुछ एग्जाम्पल है किस चीज का, कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन वेस्ट का टाइप्स हो गया ये। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या था, अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर। कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक। और दूसरा आपको बताना है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कार्बन कंपोजिट। कार्बन कंपोजिट का एडवांटेज बताना। सबसे पहले आपको क्या बताना कि हमारा कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका एडवांटेज बताना। तो आपको हम बता दें कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका रिपीट कर सकता है। ठीक है, कार्बन कंपोजिट जो इंपॉर्टेंट है ये रिपीट कर सकता है, इवन 2023 में भी ये सवाल पूछा गया कार्बन कंपोजिट वाला। तो कार्बन कंपोजिट क्या है, एक खास तरह का स्ट्रक्चर है, ये मटेरियल है। ठीक है, ये क्या है, एक खास तरह का कंपोजिट मटेरियल है जिसमें क्या होता है, कार्बन फाइबर्स होता है, किसके अंदर, पॉलीमर मैट्रिक्स के अंदर। ठीक, कार्बन फाइबर्स हमको क्या देता है, हाई स्ट्रेंथ देता है, स्टिफनेस देता है, ठीक है, और लो वेट देता है। ठीक ना, जबकि मैट्रिक्स हमारा क्या करता है, फाइबर्स जो है उस चीज को पकड़ के रखता है। तो हमारा कार्बन कंपोजिट में दो चीज होता है, एक हमारा क्या होता है, कार्बन होता है, कार्बन हमारा क्या देता है, स्ट्रेंथ देता है, स्टिफनेस देता है। ठीक है, दूसरा हमारा क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स क्या करता है, उस चीज को पकड़ के रखने का काम करता है। मैट्रिक्स में हमारा फाइबर्स होता है जो कि उस चीज को पकड़ के रखने का काम करता है ताकि मजबूती बना रहे। तो ये हमारा क्या, कार्बन कंपोजिट फाइबर है। ठीक, यह कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर है। कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर क्या हो गया, कार्बन फाइबर से बन के एक स्ट्रॉन्ग और लाइट वेट स्ट्रक्चर जो कि हमारा बहुत हेल्पफुल होता है। इसका एडवांटेज क्या है, जैसे अभी आपको एफआरपी बताया ना, उसी तरह से इसका क्या है एडवांटेज, क्या क्या है वो देखिए। सबसे पहला हाई स्ट्रेंथ देता है, वेट की तुलना में वजन कम है और मजबूती ज्यादा देता है। सबसे फायदा ये हो गया वजन कम, मजबूती ज्यादा। दूसरा क्या कहता है, लीडिंग टू लाइटर स्ट्रक्चर्स विद सुपीरियर लोड बियरिंग कैपेसिटी। तो इससे हमारा क्या होगा, हम लोग जो है हल्का स्ट्रक्चर बना सकते हैं जो कि लोड लेने का क्षमता जिसका क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। इस मटेरियल का, कार्बन कंपोजिट का जो है कोरोजन रेसिस्टेंस अच्छा होता है, केमिकल रेसिस्टेंस भी अच्छा होता है और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को भी रोकता है। इसमें हाई फैटिग रेसिस्टेंस देखने को मिलता है जिससे आपका क्या होगा, लॉन्गर लाइफ स्पेन मिलेगा साइक्लिक लोडिंग कंडीशन में। दूसरा अगला पॉइंट क्या है, इसमें थर्मल स्टेबिलिटी अच्छा होता है, लो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन देखने को मिलेगा। इसका कहाँ हम लोग इस्तेमाल करते हैं, हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन जैसे कि एरोस्पेस या फिर ऑटोमेटिव या स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कार्बन कंपोजिट जो है कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, एरोस्पेस में, ऑटोमेटिव में या फिर स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में इस्तेमाल किया जाता है। इसके बारे में अगर आप और डिटेल में देखना चाहते हैं तो हमारा जो है 2023 का पीवाईक्यू देखिए, उसमें आपको जो है इसके बारे में जो है और डिटेल में बताया गया है।
ठीक है। 2023 का जो पीवाईक्यू उसमें ये क्वेश्चन रिपीट किया कार्बन कंपोजिट, वहां पे हम इसको डिटेल में बताएं। तो आप हमारा 2023 का भी पीवाईक्यू सॉल्यूशन देखिए। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल हमारा ये कहता है कि आपको बताना क्या, व्हाट इज प्री स्ट्रेस कंस्ट्रक्शन, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट कंस्ट्रक्शन। प्री स्ट्रेस कंस्ट्रक्शन क्या होता है, उसका एडवांटेज बताना अगला क्वेश्चन। सबसे पहले ये जानते हैं हम लोग प्री स्ट्रेस कंस्ट्रक्शन होता क्या। प्री स्ट्रेस कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करते हैं, बिल्डिंग बनाने की एक खास टेक्निक होती है जिसमें हम लोग कंक्रीट को पहले टेंशन डाला जाता है, जिसमें कंक्रीट में पहले जो है पहले ही हम लोग टेंशन डाल देते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्री स्ट्रेस कंस्ट्रक्शन कहते हैं। मतलब ये खास तरह का टेक्निक है जिसमें कि क्या हमारा किया जाता है, पहले ही हमको जो है कंक्रीट में टेंशन डाल दिया जाता है, उसको प्लेसमेंट करने से पहले उसमें हम लोग क्या करते हैं, टेंशन डाल देते हैं। तो ये हमारा क्या है, एक तरह का कंस्ट्रक्शन मेथड है जहाँ पे कंक्रीट को क्या किया जाता है, पहले से ही कंप्रेस या टेंशन कर दिया जाता है। इसमें हमारा क्या है, हाई स्ट्रेंथ स्टील इस्तेमाल किया जाता है, ठीक ना, एक्सटर्नल लोड लगाने से पहले। इसका एडवांटेज का अगर बात किया जाए तो इसमें लोड बियरिंग कैपेसिटी जो है बहुत हाई होता है। क्यों हाई होता है सर? प्री कंप्रेशन की वजह से। इसमें हमारा क्या होता है, लोड बियरिंग कैपेसिटी बहुत हाई होता है। इसमें हमारा जो है कंक्रीट क्रैकिंग कम हो जाता है जिसकी वजह से इसका ड्यूरेबिलिटी बढ़ जाता है। इसमें हमको लॉन्गर इसको हम लोग जो है लॉन्गर स्पैन या थिनर सेक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हमारा मटेरियल का यूसेज कम होगा। इसमें हमारा जो है गुड रेसिस्टेंस देखने को मिलता है शियर फोर्स के लिए या फिर डिफ्लेक्शन से बचाने में हमको मदद करता है। ये किसके लिए आइडियल है, मतलब ब्रिजेस के लिए बहुत अच्छा है, लॉन्ग स्पैन बीम के लिए भी बहुत अच्छा है, हैवी लोड स्ट्रक्चर के लिए बहुत अच्छा है। कौन? प्री स्ट्रेस कंक्रीट। अभी के समय में जो है प्री स्ट्रेस कंक्रीट का मार्केट बहुत अच्छा है, ये बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, मतलब इसका अभी के समय में क्या है, यूज बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये क्वेश्चन भी आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है, रिपीट मार सकता है। क्या क्वेश्चन क्या है, प्री स्ट्रेस कंक्रीट। अगला क्वेश्चन क्या है, कंट्रोलिंग क्वालिटी इन कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में आप क्वालिटी कैसे कंट्रोल कीजिएगा। एक्चुअली जो हमारा क्वेश्चन था वो क्वेश्चन क्या है, हाउ डू यू कंट्रोल क्वालिटी इन कंस्ट्रक्शन। आप कंस्ट्रक्शन में क्वालिटी कैसे कंट्रोल करते हैं, ये क्वेश्चन था हमारा। हाउ डू यू कंट्रोल क्वालिटी इन कंस्ट्रक्शन, इसको कैसे कैसे कर सकते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर प्लानिंग करेंगे। दूसरा हम लोग क्वालिटी मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे। फिर हम लोग स्किल्ड वर्कफोर्स लाएंगे, सुपरविजन और इंस्पेक्शन करेंगे। इसके अलावा भी और बहुत काम करते हैं, एक एक करके समझते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कंस्ट्रक्शन में हमारा जो है क्या हो, क्वालिटी मेंटेन हो, ठीक ना, तो इसके लिए आपको सबसे पहले प्लानिंग अच्छा करना पड़ेगा। प्लानिंग में हम लोग क्या करेंगे, एक बढ़िया क्वालिटी का जो है प्लान बनाएंगे ताकि हम लोग प्रोजेक्ट में किस तरह का मटेरियल डालें, उससे क्या फायदा होगा वो हमको पहले ही आइडिया लग जाए। अभी नहीं कि हम कहीं से कोई भी मटेरियल ला के आके डाल दिए, उसके बाद खराब हो गया तब हमको पता चला, तब तो नुकसान हो जाएगा ना। तो जो भी हम लोग मटेरियल डालेंगे उसका हम लोग पहले क्लियर स्पेसिफिकेशंस वगैरह देख लेंगे और ये देख लेंगे कि वो हमारा जो भी स्टैंडर्ड्स है उसको पास कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद हम लोग जो है क्वालिटी मटेरियल का भी अच्छा ही डालेंगे। प्लानिंग तो सही से कर लिए तो उसके बाद मटेरियल भी तो अच्छा डालना पड़ेगा ना। तो जो भी हमारा रेप्यूटेबल सप्लायर है, मतलब जिसपे कि आप भरोसा कर सकते हैं, उसका मार्केट में अच्छा नाम है, उस सप्लायर से ही हम मटेरियल लेंगे। जो 2 नंबर का सामान बेचता है उससे हम लोग मटेरियल नहीं लेंगे। उसके बाद हम लोग जो है रेगुलर टेस्टिंग करेंगे मटेरियल्स का। जो भी हम लोग मटेरियल ले रहे हैं उसका हम लोग क्या करेंगे, रेगुलर टेस्टिंग करेंगे। जैसे कि सीमेंट हो गया, सैंड हो गया, एग्रीगेट हो गया, सबका क्या करेंगे, रेगुलर हम लोग टेस्टिंग करेंगे ताकि हमारा जो भी स्टैंडर्ड है वो हमारा पूरा हो सके। स्किल्ड वर्कफोर्स, ठीक है ना, हमारा जो भी वर्कफोर्स है, मतलब जो भी हम एम्प्लॉय उसमें डालेंगे वो हमारा जो है क्या होना चाहिए, उसको अच्छा प्रॉपर ट्रेनिंग करके डालेंगे। यानी कि एम्प्लॉय को हम लोग ट्रेनिंग या फिर एक्सपीरियंस वर्कर को ही हम लोग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में डालेंगे ताकि हमारा क्वालिटी क्या हो, अच्छा क्वालिटी मेंटेन रहे। मान के चलो किसी नवसिखिया को डाल दिए तो वो हमारा क्या कर सकता है, काम खराब कर देगा। उसके बाद उसको हम लोग जो भी हमारा स्टाफ है, जो भी हमारा वर्कर्स है, उसको हमको क्या करना पड़ेगा, रेगुलर ट्रेनिंग देना पड़ेगा। समय समय पर उसको ट्रेनिंग दीजिएगा ताकि हमको क्या कर सके, वो अपडेटेड रहे और उससे हमारा क्या हो, काम सही से हो। अगला क्वेश्चन क्या है, सुपरविजन एंड इंस्पेक्शन। हम लोग जो भी काम करेंगे उसको हम लोग प्रॉपर सुपरविजन करेंगे, मतलब हमको जाके चेक भी करना पड़ेगा बीच बीच में, ठीक है, हमारा काम जो है सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आप दूसरे के भरोसे छोड़ दीजिएगा ना, मजदूर लोग का भी सही से काम नहीं करता है, तो इसलिए आपको रेगुलर ऑन साइट इंस्पेक्शन करना पड़ेगा ताकि हमारा क्वालिटी मेंटेन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये चीज़ हम लोग चेक कर सकें। उसके बाद आप जब चेक करने जाइएगा तो आपके साथ
एक क्या होना चाहिए, चेकलिस्ट होना चाहिए, ताकि हम लोग क्वालिटी कंट्रोल में क्या क्या देखना है वो हम लोग को पता चल सके। उसके बाद हमारा जो भी उसका नियम कानून है उस चीज को कंप्लायंस यानी कि फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो भी हम लोग देख लेंगे। इसके साथ साथ हम लोग मॉनिटरिंग और टेस्टिंग का भी काम करेंगे। हम लोग जो भी मटेरियल डाल रहे हैं उसका हम लोग एक प्रॉपर टेस्ट करेंगे। ऐसे भी ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का नियम है, हम लोग कोई भी मटेरियल अगर कहीं पे इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको एक बार पहले हम लोग लैब में टेस्ट जरूर कर लेते हैं। टेस्ट करने के बाद फिर उसका हम लोग जो है मॉनिटरिंग करते हैं कि हमारा जो है उसका प्रॉपर प्लेसिंग वगैरह हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक ना। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग टूल का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक, जो भी हमारा ऑनगोइंग असेसमेंट है उसके लिए नॉन डिस्ट्रक्टिव टूल का भी इस्तेमाल करते हैं। और जो हम लोग टेस्टिंग करते हैं वो कौन किस किस चीज़ पे करते हैं, कंस्ट्रक्शन एलिमेंट, जैसे जो भी कंक्रीट है, स्टील है, मैसनरी है, जो भी हमारा कंस्ट्रक्शन एलिमेंट है उसका स्टैंडर्ड के अनुसार उसको हम लोग टेस्टिंग कर लेते हैं। फीडबैक एंड करेक्टिव मेजर्स, इसका हम लोग क्या क्या फीडबैक लेंगे और करेक्टिव मेजर्स क्या होगा। तो हम लोग को सबसे पहले तो हम लोग को जाके वहां से पूछना है कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो काम मेरा सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक ना। या फिर कुछ नया चीज अगर हम लोग नोटिस कर रहे हैं तो उसको हम लोग नोट करेंगे ताकि हम लोग आगे इम्प्रूव कर सकें कि हमारा जो है गड़बड़ी कहाँ पे हो रहा है। इसका बी पार्ट क्या कहता है, 8 का बी। 8 का बी में हमारा जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन क्या है, वो क्वेश्चन है राइट डाउन द मेथड्स ऑफ क्वालिटी टेस्टिंग ऑफ मैसनरी ब्रिक्स। मैसनरी ब्रिक्स जो है उसका क्वालिटी टेस्टिंग का आपके बारे में आपको क्या लिखना है। तो हम लोग क्या क्या क्वालिटी देखते हैं मैसनरी ब्रिक में, सबसे पहला तो हम लोग इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देखते हैं। हमारा जो ईटा इस्तेमाल किया जाता है मैसनरी में उसमें हम लोग क्या देखते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देखते हैं कि हमारा जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से क्या पता चलेगा, ईटा का लोड बियरिंग कैपेसिटी पता चलता है, ठीक ना। ब्रिक को टेस्ट किया जाता है कहाँ पे, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में, जब तक कि वो फेल नहीं कर जाए। ब्रिक को टेस्ट किया जाता है कहाँ पे, कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में, कब तक, जब तक कि वो फेल नहीं कर जाए। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन रेशियो देखते हैं। ईटा का जो है हम लोग 24 घंटा के लिए आपको डुबा देंगे। पहले हम लोग क्या करेंगे, सूखा ईटा का वजन नाप लेंगे, उसके बाद हम लोग ईटा को जो है 24 घंटा के लिए हम लोग पानी में सोक कर देंगे, ठीक है, डुबा देंगे। डुबाने के बाद क्या होगा, उस ईटा को निकाल के फिर से वजन लेंगे। अब आपको इतना तो कॉमन सेंस जरूर होगा कि जिस समय हमारा ईटा ड्राई था उस समय वजन कम होगा, और जब उसको हम लोग पानी में से डुबा के निकालेंगे तो उसका वजन ज्यादा हो जाएगा। तो उसके बाद हम देखेंगे कितना वजन बढ़ा है, ठीक है, वही हमारा क्या वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट है। उसके बाद हमको क्या टेस्ट करना है, इफ्लोरेसेंस टेस्ट करना है। इफ्लोरेसेंस टेस्ट करने का मतलब जो है हमारा जो है सॉल्युबल सॉल्ट है कि नहीं है ईटा में, वो सब चीज देखना है। तो इसमें हमारा क्या होता है, ईटा के ऊपर जो है ना व्हाइट कलर का या ग्रे कलर का धब्बा पड़ जाता है। उसके बाद हमारा क्या है, डायमेंशनल टॉलरेंस टेस्ट। हम लोग उसका देखेंगे कि उसका जो भी डायमेंशन, लंबाई चौड़ाई मोटाई जो होना चाहिए वो ईटा में है कि नहीं है। क्या क्या देखेंगे, लंबाई चौड़ाई और मोटाई। उसके बाद हम लोग इसमें क्या करेंगे, हार्डनेस टेस्ट करते हैं। हार्डनेस टेस्ट क्या है ये आपको बताते हैं। हार्डनेस टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, ईटा के ऊपर खरोच लगाते हैं। क्या करते हैं हम लोग, स्क्रैच करते हैं। किसी भी चीज का अगर तुमको हार्डनेस टेस्ट करना है ना तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, खरोच करते हैं, ठीक है, ताकि हमको पता चल सके कि वो चीज कितना हार्ड है। अगर आसानी से खर्चा गया तो मतलब हार्ड नहीं है, लेकिन अगर आसानी से खरोच नहीं कर पा रहे हो मतलब वो हार्ड है। अब ये जो है ईटा पे खरोचेंगे कैसे, कुछ लोग कहता है नाखून से, नहीं, नाखून से मत कीजिएगा। इसके लिए हमारे पास जो है एक स्टील का स्पेशल टूल आता है। उसके बाद हमारा जो लास्ट टेस्ट है बहुत ही मजेदार टेस्ट है, एकदम आसान टेस्ट है, ये कोई भी कर सकता है, साउंडनेस टेस्ट। साउंडनेस टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, दो ईटा को लेंगे, आपस में टकरा देंगे और हमको कैसा साउंड मिलेगा, रिंगिंग साउंड मिलेगा। जैसे कि मान के चलिए मंदिर में घंटा बजाते हैं, जब घंटा बजाते हैं देखते हैं कैसे टन बोलता है। उसी तरह से जब दो ईटा को आपस में टकराएंगे तो हमको टन जैसा आवाज बोलना चाहिए, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, साउंडनेस टेस्ट कहते हैं। तो अगर हमारा जो है बढ़िया क्वालिटी का साउंड निकल रहा है तो हम समझ जाएंगे ईटा अच्छा है, लेकिन अगर बढ़िया क्वालिटी का साउंड नहीं निकल रहा है इसका मतलब उसके अंदर क्या है, ईटा खराब है, क्रैक्स वगैरह देखने को मिल सकता है। तो ये हमारा टेस्ट था किसके ऊपर, ईटा के ऊपर, ठीक है। ईटा जो कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं कहाँ पे, मैसनरी वर्क में, उसका टेस्ट था। अब हम लोग जो है क्या करेंगे, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है कि आपको जो है क्वेश्चन नंबर 9 में पहला सवाल क्या है, व्हाट इज मोटर। पहला बताना क्या है कि मोटर क्या होता है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, राइट इट्स टाइप्स, उसका मोटर का टाइप्स लिखना है। उसके बाद सीमेंट और मोटर के बीच में अंतर बताना है, ठीक ना। आपको क्या बताना है, सबसे पहले मोटर बताना है, उसका टाइप्स बताना, उसके बाद डिफरेंस बताना है किसके बीच में, सीमेंट और मोटर के बीच में। तो सबसे पहले ये समझते हैं मोटर है क्या। देखो, घर में जो तुम प्लास्टर वगैरह काम करते हो उसमें क्या डालते हो, सीमेंट डालते हो। उसके बाद क्या डालते हो, सैंड डालते हो, ठीक है। उसके बाद क्या डालते हो, पानी डालते हो।
तो इतना चीज को जब तुम मिला दोगे तो जो मिक्सचर बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोटर कहते हैं। मोटार, मोटर नहीं मोटार कहते हैं इसको हम लोग जो है क्या करेंगे, सीमेंट सैंड और वाटर का जो मिक्सचर है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोटार कहते हैं। बात समझ में आ गया। तो हम लोग एग्जाम में सीमेंट सैंड वाटर नहीं लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, सीमेंट एग्रीगेट और वाटर का जो मिक्सचर है उसको हम लोग क्या कहेंगे, मोटार कहेंगे। या फिर कभी कभी हम लोग जो इसमें लाइम वगैरह भी इस्तेमाल कर लेते हैं। ये जो हमारा मोटार है वो क्या होता है, एक तरह का बाइंडिंग मटेरियल होता है। बाइंडिंग मटेरियल करने का मतलब ये दो चीज को आपस में जोड़ने का काम करता है। जैसे अगर तुम दीवार जोड़ रहे तो एक ईंटा डाले उसके नीचे भी एक ईंटा होगा, तो इस दोनों ईंटा को जोड़ने का काम कौन करता है, मोटार जोड़ने का काम करता है। बात समझ गए। तो मोटार हमारा क्या होता है, सीमेंट एग्रीगेट और वाटर का मिक्सचर होता है। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या क्या होता है, ये बाइंडिंग मटेरियल होता है, मतलब चीजों को जोड़ने का काम करता है। ठीक, ये किस किस चीज को जोड़ता है, ईटा को जोड़ता है मोटार। ठीक है, उसके बाद किसको जोड़ता है, स्टोन्स को जोड़ता है, या फिर जो भी बिल्डिंग एलिमेंट है वो सबको जोड़ने का काम करता है। मोटार हमारा कितना तरह का, मोटार हमारा कई तरह का होता है, जिसमें से आपको कुछ इंपॉर्टेंट बताते हैं। एक होता है सीमेंट मोटार, ठीक है, एक होता है लाइम मोटार, एक होता है जिप्सम मोटार, एक होता है मड मोटार। सीमेंट मोटार क्या है, सीमेंट मोटार नाम में सीमेंट है यानी कि सीमेंट से बना होगा। इसमें क्या रहता है, सीमेंट सैंड और वाटर रहता है। इसको हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं, जनरली मैशनरी वर्क में। हमारा जो घर सब में दीवार वाल जो रहता है उसमें हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, सीमेंट मोटार ही इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारा आता है लाइम मोटार। लाइम मोटार हमारा क्या हो गया, इसमें हमारा क्या रहेगा, लाइम रहेगा, ये तो नाम से पता चल रहा है। तो इसमें हमारा क्या रहता है, लाइम रहता है, सैंड रहता है, वाटर वगैरह रहता है। ये हमको क्या देता है, एक अच्छा वर्केबिलिटी देता है, जो कि हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं, हेरिटेज स्ट्रक्चर्स में इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारा अगला चीज क्या है, जिप्सम मोटार है। जिप्सम मोटार हमारा किससे बना होता है, जिप्सम से बना होता है। ठीक है, जिप्सम मोटार किससे बना होता है, जिप्सम से बना होता है। इसमें हमारा जिप्सम होता है, सैंड होता है और वाटर होता है। यानी कि सैंड और वाटर सब में रहेगा, ये फिक्स है। सीमेंट मोटार है तो सीमेंट रहेगा, लाइम मोटार है तो लाइम रहेगा, जिप्सम मोटार है तो जिप्सम रहेगा, मड मोटार है तो वहां पे हमारा क्या रह जाएगा, सीमेंट नहीं रहेगा इस बार। वहां पे क्या रहेगा, मड क्ले रहेगा, सैंड रहेगा और वाटर रहेगा। तो मड मोटार हमारा क्या ट्रेडिशनल यूज है, मतलब पहले के समय में ना मड मोटार ही इस्तेमाल होता था। अभी भी अगर तुम घर जाओगे, गाँव घर सब में तुम देखोगे बहुत सारा जो है दीवार जो है वो मड मोटार से ही जुड़ा हुआ है। ठीक ना, सीमेंट उस समय चलता नहीं था। यानी कि अगर 2005 तक किसी का घर बना हुआ है ना गांव सब में, देखना वो मड मोटार ही इस्तेमाल किया होगा, पक्का कंफर्म रखो। उसके बाद हमारा क्या डिफरेंस बिटवीन सीमेंट और मोटार, सीमेंट और मोटार के बीच में क्या अंतर है। देखिए, सीमेंट हमारा क्या बाइंडिंग मटेरियल है। ठीक है, बाइंडिंग मटेरियल मतलब जोड़ने का काम करता है सीमेंट। और ये इस्तेमाल कहाँ होता है, कंक्रीट और मोटार में इस्तेमाल होता है। जो कि हमारा किससे बना होता है, लाइमस्टोन और क्ले से बना होता है, कौन, सीमेंट। तो सीमेंट एक तरह का मटेरियल है, मोटार क्या, ये एक तरह का मिक्सचर है। अंतर दिख रहा है ना। ये हमारा क्या, सीमेंट एक तरह का मटेरियल है, मोटार क्या एक तरह का मिक्सचर है, मतलब इसमें कई सारा चीज मिल के बना हुआ है, जिसमें से एक सीमेंट भी मिल के बना हुआ है। तो पहला अंतर क्या हो गया, सीमेंट हमारा मटेरियल है, दूसरा मोटार क्या है, मिक्सचर है। जिसमें कि हमारा इस मिक्सचर में क्या होता है, सीमेंट को बाइंडर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है सैंड और वाटर के साथ, ताकि ये हमारा जो है मेशनरी में किसी भी चीज को आपस में जोड़ के रखे, जोड़ने में मदद करे। ठीक है, तो ये हम लोग क्या समझ गए, मोटार क्या है, टाइप्स ऑफ मोटार क्या है, और सीमेंट और मोटार के बीच में अंतर समझ गए। यानी कि 9 का ए हो गया, इतना आप समझ के जाइए, देख के जाइए, आपका काम हो जाएगा। इसी चीज को लेकिन आपको क्या करना है, एग्जाम में अपने अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करके लिखना है। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करके लिखिएगा, आंसर का साइज बढ़ेगा। आपको मालूम है कि मास्टर बित्ता नाप के नंबर देते हैं, तो आपको नंबर क्या होगा, ज्यादा आएगा। लास्ट क्वेश्चन हमारा देख लीजिए भाई। ठीक है, वो हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, रोल ऑफ निकेल एंड क्रोमियम इन कंस्ट्रक्शन स्टील। हमारा एक्चुअली क्वेश्चन था कि आपको बताना है, निकेल एंड क्रोमियम आर यूनिवर्सली एडेड टू कंस्ट्रक्शन स्टील, व्हाट रोल डू दे प्ले इन दीज स्टील्स। बात समझ गए, यही हमारा क्वेश्चन था एक्चुअली में। तो आपको ये बताना है कि हमारा जो है रोल निकल और क्रोमियम का कंस्ट्रक्शन स्टील में क्या रोल है वो बताना है। तो सबसे पहले हम लोग निकल का रोल समझ लेते हैं। निकल का काम क्या है, इनहेंस टफनेस एंड डक्टिलिटी ऑफ स्टील। स्टील का में टफनेस और डक्टिलिटी को क्या करता है, ये बढ़ावा देता है। निकल का क्या काम है, स्टील में क्या करता है, टफनेस और डक्टिलिटी देने का काम करता है। उसके बाद इसमें हमारा क्या होता है, इंक्रीजेस कोरोजन रेसिस्टेंस। कोरोजन रेसिस्टेंस हमारा इंक्रीज करता है स्पेशली इन एसिडिक एनवायरनमेंट। एसिडिक एनवायरनमेंट में हमको क्या इंक्रीज करता है, कोरोजन रेसिस्टेंस ये इंक्रीज करता है। इम्प्रूव्स द एबिलिटी ऑफ स्टील टू विथस्टैंड लो टेम्परेचर। स्टील का जो एक खास प्रॉपर्टी है क्या, कि लो टेम्परेचर में भी वो स्टैंड कर जाए, तो वो आपको क्या करता है, इंप्रूव करता है, कौन, निकेल इंप्रूव करता है। जिसकी वजह से हमारा कोल्ड क्लाइमेट में इसको यूजफुल बनाता है। अगला क्या है, क्रोमियम है।
क्रोमियम हमारा क्या होता है, एक्सीलेंट कोरोजन रेसिस्टेंस, एक अच्छा एक्सीलेंट कोरोजन रेसिस्टेंस देता है, पार्टिकुलरली किसके अगेंस्ट, ऑक्सीडेशन और रस्ट के अगेंस्ट, ठीक है। कंट्रीब्यूट्स टू द हार्डनेबिलिटी ऑफ स्टील, स्टील को हार्ड बनाने का काम करता है कौन, क्रोमियम। क्रोमियम की वजह से क्या आता है, स्टील हमारा हार्ड बनता है और इसका वियर रेसिस्टेंस इंप्रूव हो जाता है। इंक्रीज टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस, टेंसाइल स्ट्रेंथ और हार्डनेस भी आपका क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से स्टील हमारा क्या होता है, मोर ड्यूरेबल हो जाता है। बात समझ में, तो ये हमारा क्या था, क्रोमियम का यूज, ठीक। तो ये हमारा क्या था, PYQ 2022 का कंप्लीट सॉल्यूशन था। इसमें एक एक चीज आपको बताया गया है, एक एक चीज आपको कैसे बताया गया है, इजी वे में बताया गया है, ठीक है। आपको कैसे कैसे बताया गया है 2022 के बारे में, एकदम इजी वे में बताया गया है, ठीक है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताया गया है। बात समझ में आ रही है, ठीक ना। तो ये सारा चीज आपको एकदम इजी और सिंपल लैंग्वेज में बताया गया है। उसके बाद यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे कि आपको हम एक ही बात कहेंगे कि आप हमारा जो है वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कीजिए, वहाँ पे आपका काम का बहुत सारा चीज़ मिल जाएगा, पहला बात। दूसरा बात हमारा क्या है, आपको एक चीज़ और खास ध्यान रखना पड़ेगा, किस बात का खास ध्यान रखना पड़ेगा, कि आपको हमको हमारा जो है 2023 का PYQ सॉल्यूशन भी आप देख के जाइए, फिर अगर आपका 2024 का है तो वो भी आप देख के जाइए, जो भी PYQ सॉल्यूशन आप सारा देख के जाइए। तो आज के लिए इतना ही, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।